कैसे हैं आप? आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। हम पढ़ रहे थे इतिहास के अंतर्गत अध्याय 7 में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ रहे थे। तो कल मैंने ये बताया कि स्वतंत्रता संग्राम जो था वो कैसे हुआ और कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये और आगे हम डिस्कस करेंगे। पर कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो हमने कल जानी कि कैसे अंग्रेज लोग आए और कैसे करके भारत में कब्जा जमाया और अंत में क्या उनके कारण थे शोषण के, जिसकी वजह से ये 1857 का क्रांति हुई। वो हम डिटेल में आज कारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे कि जिसकी वजह से इतने व्यापक स्तर पर जो है विद्रोह हुआ था। क्योंकि 1757 में यानी ठीक 100 वर्ष पहले अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। इन 100 वर्षों में कितना झेला होगा जनता ने, तब जाके 100 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के शोषण के बाद वो आग इतनी अंदर दहक उठी कि सहन करना मुश्किल था। ठीक है, तो आइए कुछ जानते हैं क्या कारण रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले था राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या थे कि जो देसी राज्य थे, रियासतें थी, उनको कुछ को तो उन्होंने आक्रमण के द्वारा विजित कर लिया था और कुछ को उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, उसके तहत उनको अपने में मिला लिया था। हड़प नीति डलहौजी की थी, जिसके तहत उन्होंने कई राज्यों को अपने मिला लिया था। हड़प नीति के तहत जिन राजाओं के जो है बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने उत्तराधिकारी जो होते थे, गोद प्रथा चलती है हमारे यहाँ प्राचीन काल से, उस गोद प्रथा को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था और उस राज्य को अपने अंतर्गत मिला लिया था। और कभी किसी को कुशासन के आधार पर भी, जैसे अवध को कुशासन के आधार पर हटाकर जो है और अपने राज्य में मिला लिया था। तो कुछ ऐसे जो राजा थे उनके अंदर विद्रोह हो गया था, शासकों के अंदर घबराहट पैदा हो गई थी कि ये तो सबको ही खत्म करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो थे वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले आप देखिए, ये है पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर का विलय इन्होंने अपने उसमें कर लिया है। इस सारे राज्यों को इन्होंने अपने अंतर्गत मिला लिया। और कुछ और हैं, जैसे कि अवध है, तंजौर है, कर्नाटक है, इनके जो नवाब थे इनकी उपाधियां छीन ली। तो इनके अंदर एक विद्रोह और असंतोष पैदा हो गया कि ये तो किसी को नहीं टिकने दे रहे। प्रारंभ में तो जो देसी राजा थे उनको लगा था कि ठीक है, हमें क्या लेना देना है, सामने वाले को कर रहे हो, हमारा क्या है उसमें, है ना। तो इसकी भावना से करके वो सोते रहे और अंत में ये अंग्रेज महत्वाकांक्षी थे और इतने आगे हुए तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने जो वो थे औरंगजेब थे, जो मुगल सम्राट थे, जो बहादुर शाह थे, उनके प्रति भी ये आदर नहीं रखते थे, निरादर की भावना रखते थे। और जिसकी वजह से ये सारे जो राज्य नष्ट हुए थे, इनके साथ साथ यहाँ के जो शिल्पकार थे, जो कारीगर थे, वो सब इनके उसमें आश्रय पाते थे। कवि होते थे, है ना, दरबारी कवि, पंडित और बहुत सारे शिल्पकार, जो कलाकार लोग होते थे, वो भी इन राज्यों में प्रश्रय पाते थे। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो राजाओं में तो असंतोष था, इस वर्ग में भी असंतोष व्याप्त हुआ। ठीक है, दूसरा है भाषा और संस्कृति एवं परंपराओं पर आधार। तो हम जानते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। जो अंग्रेजी हमारे यहाँ आज भी एक प्रमुख भाषा बनी है और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो अपने आप को बहुत स्टेटस सिंबल मानते हैं। मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, आप नए नौनिहाल हैं, भारत का भविष्य है, तो ये माने कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं देखती हूँ आजकल बच्चों को कि 25 कितना होता है, 25 कितना होता है, 29 कितना होता है, 78 कितना होता है, और बड़ा अच्छा फील करते हैं वो अपने आप में कि हम अंग्रेजी पढ़े लिखे, हमको ये हिंदी नहीं आती। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप हिंदुस्तान के हैं और आपको हिंदी नहीं आती। अपनी मातृभाषा और मातृभूमि से अगर प्रेम नहीं करेंगे तो फिर से उसी गुलामी और सदियों की त्रासदी हमको झेलनी पड़ेगी जो हम पहले झेले हैं। तो ये मेरा इससे जो टॉपिक से संबंधित एक मैसेज है कि आप अंग्रेजी सीख लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर अपनी जड़ें भी ना भूलें, हम आगे बढ़ें और अपने पीछे जिन्होंने हमको खड़ा किया उनको भी हम ना भूलें, अपनी मातृभूमि में लात ना मारें, अपनी मातृभाषा का अपमान ना करें। ये छोटा सा संदेश, चूँकि टॉपिक निकल के आया, इसलिए आप लोगों को, क्योंकि आप भारत का भविष्य
विचार थोड़ा सा अपने अंदर लाएं, हमारे गौरव महसूस करें, हमारे जो राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनके प्रति गौरव की भावना अपने मन में होना चाहिए। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके अंतर्गत ये बताया गया है कि अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनके प्रति हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। तो ये आदर सम्मान ही है कि आप अंग्रेजी सीखें, बहुत अच्छी सीखें, क्योंकि हमको वर्तमान युग में संभव नहीं है कि इसके बिना हम आगे बढ़ सकें, पर अपनी जड़ें भी ना पूरे दें, उनको भी साथ लेकर चलें। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि भाषा और संस्कृति पर कैसे, चूँकि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति लगाई थी, उसके अंदर एक प्रजाति अहंकार बहुत था। वो मानता था अंग्रेज लोग शिक्षित होते हैं, बहुत उच्च सभ्यता वाले हैं, और भारतीयों को वो दीनहीन और गंवार असभ्य कहते थे। और इनके अधिकार करने का कारण क्या था, क्या कहते थे कि ये असभ्य जंगली बर्बर है, इनको हम सभ्य बनाने के लिए, इनके उत्थान के लिए इनके ऊपर अधिकार करेंगे। आप देखो कैसा आवरण ओढ़ के ढोंग करके उन्होंने इतने वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया। तो मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य जो था, अपनी प्रजाति अहंकार को जो है और आगे बढ़ाना, और विज्ञान और उसको अध्ययन को वो बहुत अच्छा मानते थे। पर यहाँ जो कारण था वो ये था कि वो ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज कितने लाते वो भारत में, तो भारतीयों में से भी वो ऐसे लोग उत्पन्न करना चाहते थे। तो अंग्रेजी शिक्षा बहुत अच्छी आती है और अंग्रेजी राजकाज के संचालन में वो इनको सहायता कर सके, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू की। दूसरा, इसके तहत वो ईसाइयत फैलाना चाहते थे, और अगर किसी देश को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी जड़ों को काट दो। तो यही हुआ, सबसे पहले हमारी जड़ें काटी गई, हमारी भाषा पर प्रहार किया, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, और जिसके चलते हम 200-250 वर्षों तक गुलाम बने रहे, और आज भी मानसिक गुलामी में हैं। कहीं ना कहीं ऐसा वर्ग हो गया है कि जो भारतीय दर्शन को, भारतीय दर्पण को जो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाता है, जब उसमें देखते हैं तो कुछ और ही नजर आता है ना। तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये अदर चीज़ों पर ये पढ़ाना जिम्मेदारी है मेरी, क्योंकि मैं एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ, कला की शिक्षिका हूँ, तो आपको ये बताना ही नैतिक कर्तव्य है मेरा, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान की भी शिक्षिका हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने नागरिकों के कर्तव्य बताना, आप भावी नागरिक हैं तो ये बताना मेरा कर्तव्य है। तो आपको एक संदेश था, आप इस पर विचार करें, ठीक है, और बाकी लोगों को भी बताएं। तो जब संस्कृति हमारी नष्ट कर दी गई, उसी का कारण है हमारी प्राचीन जो भाषा थी संस्कृत, और उसका उनकी जो पुस्तकें छपती थी उनके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई, उनके ट्रांसलेशन पर रोक लगा दी गई। जो ट्रांसलेशन होता था गीता या पुराण या वेदों का, उन सब पर रोक लगा दी गई। कहने का अर्थ था कि हमारी संस्कृति और भाषा पर कुठाराघात था, वो हमारी जड़ों को काट रहे थे। ठीक है, अगला, इसीलिए बहुत सारा असंतोष था, जो प्राच्य भाषा के जो लोग थे उनके अंदर एक गहरा असंतोष था। तो ये भी एक कारण रहा है उस आंदोलन का। और अगला है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या था कि भूमि व्यवस्था जो नई उन्होंने पैदा की थी, जमींदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, उसने किसानों को गरीब कर दिया था। अब किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं था, वो एक नया मालिक होता था, ठेके पर उनको जमीन देता था, और इतना कर लगाते थे कि कर के बोझ से ही वो दबे, फिर साहूकार वर्ग पैदा हुआ, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोग मर जाते थे पर वो कर्ज समाप्त नहीं होता था। ऐसी स्थिति से भारतीय कृषक वर्ग जो है वो गुजर रहा था, और ऋण जो होती है कृषि को खत्म कर दी, वो उत्पादन करवाते थे जिससे उनको आवश्यकता थी, बजाय इसके कि हमारे देश में को किसकी आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है, तो वो नकदी फसलें पैदा करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, चाय कॉफ़ी पैदा करवाते थे, मसाले उत्पन्न करवाते थे, ठीक है, जिसकी उनको वहाँ अच्छी कीमत मिलती थी। और इसी के तहत जो ग्रामीण उद्योग धंधे थे, पहले एक ग्राम जो है आत्मनिर्भर ग्राम हुआ करता था, उसको कभी भी बाहर से कुछ भी आयातित करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो अपने आप में पर्याप्त होते थे। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया कि वो अपने यहाँ से कच्चा माल ले जाते, वहाँ पर उसका बनाते और यहाँ पर फिर से मार्केट में बेचते। तो अपने आप व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी जो कंप्लीट माल था उसको यहाँ खपत करने के लिए उन्होंने ग्रामीण उद्योग धंधों को नष्ट करना शुरू कर दिया, और जो हथकरघा उद्योग था, जो हस्तकला उद्योग था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। और जो ग्रामीण कृषक के अलावा अन्य जो कृषि पर आधारित उद्योगों से संबंधित लोग थे वो बेरोजगार हो गए और बहुत दयनीय स्थिति में आ गए। तो उनमें भी एक व्यापक असंतोष था। और उसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो कहीं ना कहीं दूरगामी तो अच्छी थी, एक दो चीज़ें जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाई है ना, बाल विवाह के भी कानून बनाया, दूरगामी तो इसके अच्छे परिणाम थे, पर तात्कालिक लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। उनको लगा ये हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे समाज को भ्रष्ट और नष्ट कर रहे हैं, तो उनमें एक असंतोष था। दूसरा, धार्मिक शिक्षा, वो ईसाइयत को
पुरस्कार दे रहे थे। जो शैक्षणिक संस्थान थे उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और धर्म परिवर्तन पर भी बहुत जोर था। जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे उनको प्रलोभन दिए जाते थे और कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू सनातन धर्म था, कुछ जो आदिवासी भाई हमारे थे उस समय, वो सब ईसाई में परिवर्तित हो गए बहुत बड़ी संख्या में। तो जो भारतीय समाज था, जो धर्म था, धार्मिक लोग थे, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने आर्थिक रूप से ही नहीं, हमें सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सब तरह से हमारी जड़ें काटना शुरू कर दी थी, जिसके लिए बहुत व्यापक असंतोष भी था। ठीक है, अगला है सैनिकों में असंतोष। ये जो एक मेजर एडवर्ड थे, उन्होंने कहा था कि भारत पर अधिकार करने का हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो है इस देश को ईसाई बनाना, ईसाई देश बनाना इनका उद्देश्य है। तो ऐसे वक्तव्य वो जारी करते थे, उनके जो बड़े उच्च अधिकारी थे, स्वाभाविक है उनका क्या उद्देश्य था ये इंगित होता है। ठीक है, अगला है सैनिकों में असंतोष। तो चूंकि सैनिक जो थे वो अंग्रेजों की सेना पूरी अंग्रेज नहीं आए थे, यहाँ पर कितने आते समुद्र पार करके, लेकिन भारतीयों को ही भर्ती किया था, पर उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था। जो अंग्रेज थे वो लोग उनको हे दृष्टि से देखते थे, बड़े पदों पर लोगों को, जो भारतीयों को कभी नहीं रखा जाता था। और कुछ ऐसी वर्जनाएं थी जो भारतीय संस्कृति के लिए वर्जित थी, जैसे कि समुद्र यात्रा करना उस समय वर्जित था, वो करवाते थे, कहीं भी भेजते थे दूसरे देश में समुद्रों यात्रा करवाकर। और उनके दाढ़ी मूंछ रखने पर, टोपी पहनने पर, तिलक लगाने पर कुछ ऐसी वर्जनाएं लगाती थी कि ये नहीं किया जाएगा। तो ये उनके अंदर एक असंतोष पैदा था। दूसरा, उनको वेतन कभी अंग्रेज सैनिकों के बराबर नहीं दिया जाता था। उनको एक दीनहीन स्थिति में बस उतना ही अपना गुजारा चले, इतने में ही उनको रखते थे। तो इन सब चीज़ों में असंतोष तो था ही, लेकिन एक जो प्रचलित कारण था वो ये था कि उस समय एक ऐसी राइफल आई थी जिसमें गाय और सूअर के मांस की चर्बी होती थी और उसमें कारतूस भरने के लिए वो कारतूस भरे जाते थे और उनको भरने के लिए मुँह से खोला जाता था। तो सैनिक जो थे, जो कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले थे और भी थे, उनका ये कहना था कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारी धार्मिक मान्यता के विरुद्ध है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करता है। उस समय तो और ज़्यादा कट्टरवाद हुआ करता था धर्म के प्रति। तो इसकी वजह से ये असंतोष बहुत बड़ी मात्रा में फैला था और इसकी चिंगारी जो है, अपन जिसको तात्कालिक कारण कहते हैं, तात्कालिक कारण क्या रहा था, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नाम के सैनिक ने जो है विद्रोह कर दिया। उस चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध उसको खोलने से मना कर दिया और आक्रोश में आकर उत्तेजित होकर एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या भी कर दी, और जिसकी वजह से पूरे उसमें आंदोलन फैल गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और कहीं ना कहीं ये प्रथम आहुति थी उस पावन यज्ञ में, पावन यज्ञ कहूँगी मैं, स्वतंत्रता के पावन यज्ञ में ये आहुति थी प्रथम, जिसके तहत फिर वो चिंगारी फैली तो पूरे भारत में फैलती चली गई। जैसे लोगों को पता चला आंदोलन शुरू हो गया, हालांकि होने वाला था, प्रायोजित था, लेकिन समय से पहले प्रायोजित हो गया। और कहीं ना कहीं चूंकि एक नेतृत्व का अभाव था और चरणबद्ध तरीके से नहीं हुआ था, प्रायोजित तरीके से नहीं हुआ था, तो वो अपने इंगित जो उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, लेकिन असफल भी नहीं कहेंगे। ये हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या घटनाएं थी, कौन कौन से क्रांतिकारी थे जो उसमें शामिल थे और इसकी असफलता के कारण क्या थे, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, सावधानी रखिए।